गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कैरियर पॉइंट। और आज हम बात करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर अणु की यानी मॉलिक्यूल्स या अणु की हम बात करेंगे। अपना जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अणु वाला, यानी कि मॉलिक्यूल्स या अणु। आज की अपनी क्लास होगी और आज हम अणु के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि अणु होता क्या है, कैसा होता है, या फिर इसका निर्माण कैसे होता है। यानी कि जो हम इससे पहले अपनी जो क्लासें पूरी हुई थी वो हुई थी परमाणु की, और परमाणु ही अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर या जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि कह सकते हैं अणु का निर्माण होता है वह परमाणु के संयोजन से होता है। परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं हम जो अणु होता है वह ऐसा पदार्थ का ऐसा कण होता है जो परमाणुओं के संयोग से बनता है। और अणु जो सूक्ष्म कण है पदार्थ का, ऐसा सूक्ष्म कण है जो प्रकृति के अंदर किस अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु को हम पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ने के लिए हम अणु व परमाणु को आपस में तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। यानी हमने पहले परमाणु का चैप्टर कर लिया, यानी परमाणु है वो पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं अणु। यानी परमाणु जो होता है, जो परमाणु होता है वो कैसा कण है? यह भी पदार्थ का सूक्ष्म कण है, और जो अणु है वो भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु और अणु एक दूसरे से अलग कैसे हैं? जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन जो अणु होता है वह सूक्ष्म कण होते हुए साथ में यह स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। और परमाणु है वह हमने माना था कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य कण होता है, और उसको आगे 20वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक हुए, रदरफोर्ड जैसे, थॉमसन जैसे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको विभाजित किया और इसको हम मानते हैं अविभाज्य कण। और जो अणु होता है उसको हम अविभाज्य नहीं, इसको विभाज्य कण मानते हैं, यानी कि इसका हम विभाजन कर सकते हैं। ये इसका जो निर्माण होता है वह परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है। यानी हमने जो आज पढ़ा है अणु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और जो अणु होता है यह पदार्थ का कैसा कण है? सूक्ष्म कण है, और यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति के अंदर सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वह कौन सा होता है? अणु होता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। यहाँ हम परमाणु की बात हमने पिछली क्लासों में कर ली है, वहाँ पे हमने देखा जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, और जो अणु है वह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। जो अणुओं का जो निर्माण होता है परमाणुओं के संयोजन से होता है। तो हम देखेंगे पर अणु की डेफिनेशन। आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा अणु। अणु तो हम अणु के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले अणु का जो हम निर्माण देखेंगे। निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि अभी हमने देखा अणु के बारे में, ये परमाणु के संयोजन से बनता है या फिर परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण करते हैं। यह अणु कैसा कण है? यह यानी कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है, वह सूक्ष्म कण है जो
किस अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में। यानी कि अणु जो है वो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु कैसा है? यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। हम कह सकते हैं यह है, अभी हमने देखा भी था, अभी मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता या फिर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग? क्योंकि जो अणु का जो निर्माण होता है वह दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु का निर्माण होता है, और यह अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और यह सूक्ष्म कण है। अणु यानी कि पदार्थ का कैसा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। इसके बारे में हम और देखते हैं और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। अणु जो होता है वो प्रकृति के अंदर कैसा होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अणु के बाद, अब इससे जस्ट आगे हम देखेंगे अणु या फिर अणु होते क्या हैं, इसके उदाहरण देखेंगे। यानी हम किन को हम अणु की श्रेणी में रखेंगे। यानी एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी O2, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होगी, यह ऑक्सीजन गैस हो गई। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन, यह भी नाइट्रोजन गैस हो गई आदि। यानी कि यहाँ देखो जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? O2 या ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़कर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। एक इसके अंदर हम देख सकते हैं ओजोन का भी सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा अपने पास ओजोन। ओजोन का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? O3। यानी कि ऑक्सीजन के अगर 3 परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? O3, ओजोन का निर्माण करते हैं। ये तो हो गई अपने अणु, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में मिलने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलने से यानी H+H आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? H2 का। नाइट्रोजन N+N = N2। ये हो गए अणु। इसके बाद हम बात करेंगे परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है? ये तो हो गया अपना अणु। अणु कैसा है? पदार्थ का सूक्ष्म कण या सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु का जो निर्माण होता है वह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है। इसके बाद अपना अगला जो पॉइंट आता है वह आता है परमाणुकता या परमाणुकता। अपना अगला टॉपिक है परमाणुकता। परमाणुकता क्या होता है? यानी कि जो अणु है, अभी हमने अणु के जो एग्जाम्पल देखे थे, यानी ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन्हीं एग्जाम्पल के हम बात करते हैं। जो हम इसके अंदर देखेंगे परमाणुकता क्या होती है। जो परमाणुकता है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या होती है परमाणुकता। यानी अणुओं का जो निर्माण होता है, अणु का निर्माण परमाणु के मिलने से या संयोजन से होता है। इसकी बात हमने कर ली थी। और परमाणु की जो संख्या होती है, परमाणु की संख्या, वही परमाणुकता कहलाती है।
यानी एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने परमाणुकता को समझाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से जो अणु का जो निर्माण होता है, उस अणु के अंदर कितने परमाणुओं के मिलने से उस अणु का निर्माण हुआ है, और इन परमाणुओं की जो संख्या है उसी को हम कहेंगे परमाणुकता। यानी हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हम इन्हीं एग्जाम्पल की बात करें जो हमने अभी लिखे थे, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी जो ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, O2 का, यानी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो अणु बनता है, ये हो गया ऑक्सीजन का अणु। और इस अणु के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुकता क्या होगी, या फिर हम ऑक्सीजन के अणु की परमाणुकता देखेंगे। अपना जो एग्जाम के अंदर जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से आएगा, यानी अपने को क्या देगा, ऑक्सीजन का अणु देगा और इसके अंदर पूछेगा कि इसकी परमाणुकता ज्ञात करो, परमाणुकता क्या होगी। तो हमने अभी देखा जो ऑक्सीजन अणु का जो निर्माण होता है वह दो ऑक्सीजन परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है। यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, यहाँ पे ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, इन दोनों के आपस में मिलने से ऑक्सीजन अणु का निर्माण हुआ। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, दो परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु है, दो परमाणु यहाँ पे किसके हैं, ऑक्सीजन के। यानी कि ऑक्सीजन अणु की जो परमाणुकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी परमाणुकता 2 हो जाएगी। आगे हम एग्जाम्पल हम ओजोन की बात करेंगे। इसी प्रकार से ओजोन में कितनी होगी परमाणुकता, हम ओजोन की बात करेंगे। यानी ओजोन, ओजोन का अणु कैसा होता है, ओजोन यानी O3। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं, और इस ओजोन या फिर ऑक्सीजन के इस अणु के अंदर या फिर ओजोन की परमाणुकता क्या होगी, ओजोन की परमाणुकता क्या हो जाएगी, हमने जस्ट इससे पहले देखा था। यानी कि जो अणु है वह कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उन परमाणुओं की जो संख्या होती है वही परमाणुकता कहलाती है। इसके अंदर अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यानी 3 परमाणु। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन के आपस में 3 परमाणु मिलकर ओजोन या O3 का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यही परमाणुकता होती है। यानी ओजोन की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की परमाणुकता वो हो जाएगी 2। हाइड्रोजन की ये भी हो जाएगी परमाणुकता, ये भी हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कुछ यौगिक देखेंगे या फिर ऐसे पदार्थ देखेंगे, यानी अपने साधारण जीवन में हम उनका उपयोग करते हैं, उन पदार्थों की चर्चा करेंगे और उन पदार्थों की हम परमाणुकता ज्ञात करेंगे। यानी अपने जीवन के लिए अनमोल है ऐसा पदार्थ, अपने जीवन का सबसे अनमोल पदार्थ जिसके बिना हम रह नहीं सकते, यानी कि हम बात करेंगे जल की। जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस H2O यौगिक की जो परमाणुकता देखेंगे, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन के कितनी है, यानी 1 ऑक्सीजन का अणु दिखाई दे रहा है, या हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2। यानी इसके अंदर अगर जल के अणु में अगर अपने को ये पूछे कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होगी तो 1, और हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होगी तो 2 होगी। यानी अभी हमने एग्जाम्पल देखा, तो इसके अंदर आप ऐसे लिख लो, सबसे पहले तो अणु, इधर लिख लो परमाणुकता। हम इसको सारणी के तरीके से समझते हैं। यानी 1 नंबर पे हो जाएगा अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणुकता हो जाएगी 2। 2 नंबर पे बात करेंगे हम O3 या फिर ओजोन, ओजोन की हो जाएगी 3। इसके बाद बात करेंगे N2, इसकी हो जाएगी 2। N2 का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन,
4 नंबर पे बात करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की भी हो जाएगी 2। यानी कि समझ में आया आपको कि ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुकता होती है 2, ओजोन की होती है 3। इसके बाद हम देखेंगे अपना अणु हो गया, परमाणुकता हो गई। अब देखेंगे अणुभार ज्ञात करना, यानी अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अणुभार के भी और परमाणुकता के भी। अब हम देखेंगे अणुभार। अणुभार क्या होता है या फिर अणुभार हम ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इधर एक चीज़ ये नोट कर लेना, यानी कि हाइड्रोजन होता है उसका अणुभार होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा अपने पास 16, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, एक हो जाएगा सोडियम, सोडियम का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आयोडीन का कितना होता है, या फिर कार्बन का देख लो, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और आयोडीन का 127। यानी ऐसे एलिमेंट या तत्व हैं ये जिनके परमाणु भार होते हैं ये, यानी ये तो हो जाएगा अणु भार, अणुभार ये हो गए तत्व। यानी अब इन तत्वों के आपस में मिलने से जो यौगिक बनते हैं, हम उन यौगिकों के अणुभार की हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने जो काम आता है, यानी अभी मैंने बताया था H2O या फिर जल, जल के अंदर जल का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि 2H+, इसकी जो रासायनिक जो समीकरण देखेंगे वो हो जाएगा ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिलकर H2O ये बनाता है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, हाइड्रोजन के अणु हो गए 2, यानी 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन की जो अणुभार होता है वो कितना होता है, यहाँ पे बताया मैंने 16, यानी ये हो गया 16। तो यहाँ पे देख लो आप 2 और 16 18, यानी कि H2O का कितना होता है 18। और इधर से आप देख लो H2O का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है, उसके अंदर भी आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु यानी 2 × 1 और ऑक्सीजन 16 यानी 18। मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया कि इस तरफ भी 18 और इस तरफ भी 18, यानी ये किस नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। और इसके बाद हम देखेंगे NaCl, यहाँ पे क्लोरीन, या एक आप क्लोरीन का भी लिख लेना, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है क्लोरीन का। तो NaCl का हम देखेंगे, सबसे पहले NaCl का निर्माण Na+Cl बराबर या फिर NaCl। यहाँ पे सोडियम का कितना है, यहाँ पे मैंने बताया सोडियम का कितना है 23, यानी 23 प्लस क्लोरीन कितना है 35.5। इस तरफ आप ये देखो कि अब NaCl का कितना हो जाएगा यहाँ पे अणुभार, NaCl का हम अणुभार देखेंगे कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 23, ये हो गया 35.5, इसको हम ऐड करेंगे फिर जोड़ेंगे 5 ऐसे कैसे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 8 और ये कितना हो गया 5, 58.5, यानी NaCl का कितना हो गया 58.5, ये हो गया अणुभार, ये हो गया अणुभार किसका NaCl का। और जो जल का जो अणुभार है वो कितना है 18, ये हो गया जल का, और ये है NaCl का अणुभार। इस प्रकार से अणुभार ज्ञात किया जाता है। ये आपके कुछ तत्व हैं जिनके अणुभार लिखे हैं मैंने। इस तरीके से आप और भी तत्व अपने स्तर पे देख लो, यानी कि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं से आएगा, मेनली इन्हीं के निर्माण से जो यौगिक बनता है, इनके निर्माण से, इन तत्वों के निर्माण से जिस यौगिक बनता है उन्हीं का ही अणुभार पूछेगा। यानी अब तक जो अणुभार के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर एक बार जल का पूछा गया है, एक बार NaCl का पूछा गया है। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए, इनको आप ध्यान में रखना किस तरीके से मैंने अणुभार निकाला है। और आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने अणु की चर्चा की। आज की जो अपनी क्लास है वो अणु की क्लास थी, उसके बाद हमने
परमाणुकता यानी अणु जिन परमाणु से बनता है, तो अणु के बनने में जितने परमाणुओं ने सहयोग किया या फिर जितना परमाणु जुड़ा, उन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है परमाणुकता। और उसके बाद हमने देखा अणुभार। अणुभार के अंदर हमने 2 यौगिकों के अणुभार ज्ञात किए, एक तो जल का और एक NaCl। जो NaCl है, यानी कि मैंने यहाँ पे NaCl ही क्यों लिया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम CO कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक, जो शायद इस नाम से आप सब जानते होंगे इसको, साधारण नमक, जो अपने खाने में यूज़ होता है या फिर काम आता है नमक। यानी अगर खाने में अगर नमक ना हो तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं रहता। यानी कि इसीलिए मैंने NaCl का अणुभार, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो जिन यौगिकों का हम उपयोग करते हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। आज अणुभार देख लिया, अणुभार कैसे निकाला वो भी देख लिया। यानी कि आज की जो क्लास है वो हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मिलते हैं। जो नेक्स्ट क्लास के हम बात करेंगे तत्व की। आज की क्लास यही, अणु की जो है वो इतना ही है। इस अणु के अंदर एक क्लास के अंदर समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की मैंने, और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से नोट्स भी बनाते चलना। साथ में ही कहीं और से नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे, इसीलिए बोलता हूँ साथ में ही बनाते चलना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी टाइम पे, मॉर्निंग सुबह 10 बजे अपनी क्लास के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।